आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में, जिसका नाम है मैथ बाय चंदन शर्मा। आज का जो पेपर है वो है आरआरसी ग्रुप डी का है, जो कि 25 अगस्त 2022 को ये पेपर हुआ था। फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर है। इसमें क्वांट के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आने वाले अपकमिंग जितने भी 2025 में आरआरबी द्वारा एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वह सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15, 24, 35 और 42 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 13 प्राप्त हो। हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करेंगे कि अगर मान लीजिए कि 15 से विभाजित करने के बाद से 13 से शेषफल प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब जो इसके फैक्टर होगा, यानी कि इसका एक फैक्टर होता है 5, यानी 5 से अगर विभाजित करें तो इस 13 में भी 5 से विभाजित करना पड़ेगा। तो 13 में 5 से विभाजित करेंगे 3 शेषफल प्राप्त होना चाहिए। तो हम ऑप्शन में 5 से विभाजित करके देख लेते हैं कि किस में 3 शेषफल प्राप्त होगा। तो देखिए इसके लास्ट में 6 है तो इसमें 3 शेषफल प्राप्त नहीं होगा, तो ये तो नहीं होगा। ये 67 है तो 65 के बाद से 2 है तो इसमें भी 3 नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। और तीसरा ऑप्शन को अगर हम चेक करते हैं तो ये 73, इसमें 3 मिल सकता है, और 93 इसमें भी 3 शेष मिल सकता है। यानी कि तीसरा और चौथा दोनों ऑप्शन हो सकता है। जैसे ही हमने 5 से चेक कर लिया, अब देखिए इसमें एक फैक्टर होता है 3, तो 3 से हम चेक कर लेते हैं। तो 3 से चेक करेंगे तो इस 13 में भी 3 से भाग करेंगे, तो यानी कि 3 से चेक करने के बाद से शेषफल 1 आना चाहिए। तो हम चेक कर लेते हैं बाकी 2 बचे ऑप्शन में से। तो 73 में अंकों का योग करेंगे तो 7 3 10 और 1 11, 11 में 3 से भाग करेंगे तो 2 शेषफल प्राप्त होगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 4, ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके को क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये सबसे बेस्ट तरीका है। इससे आप बहुत कम समय में इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप एलसीएम निकालें बैठ जाएं, फिर उसके बाद से भाग विधि द्वारा आप निकालें, तो वो एक लंबा प्रोसेस है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाला निकटतम अनुमानित मान कौन सा विकल्प सही है। तो निकटतम अनुमानित मान पूछ रहा है तो हम भी वैल्यू निकटतम में लेंगे। तो मैं बता चुका हूं कि 0.5 के बाद से अगर अधिक वैल्यू हो या 0.5 हो तो उसको अप्रोक्सीमेट में 1 मान लेते हैं। इसको अप्रोक्सीमेट में क्या मान लेंगे, हम 13 मान लेंगे। प्लस हो जाएगा 20, भाग करना है इसमें तो ये हो जाएगा 5, माइनस हो जाएगा 3 और गुणे हो जाएगा 3। बस इसको सॉल्व कर देना है। तो 5 से 20 में भाग करेंगे तो 4 बार जाएगा, और 3 में 3 का गुणा करेंगे तो 9 होगा। तो 13 और 4 17, 17 में से 9 घटाएंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 8, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि एक चतुर्भुज के चारों कोणों के माप पी क्यू आर और एस जो कि 3:5:5:4:6 के अनुपात में है, तो आपसे पूछ रहा है कि 3p + 2r का मान कितना होगा। तो मैं मान लेता हूं कि p की वैल्यू जिस अनुपात में ये वैल्यू दी है उसी अनुपात में p q r और s की वैल्यू है। तो देखिए चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल होता है 360 अंश के बराबर। तो यहाँ से अगर योगफल निकालें तो 3 + 5 8 और 4 12 और 6 18। इस 18 की वैल्यू कितनी होती है, तो 360 के बराबर होती है। यहाँ से हम 1 की वैल्यू निकाल देंगे तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 18 दूना के 36 यानी कि 20 अंश हो जाएगी। और आपसे वैल्यू पूछ रहा है कि 3p + 2r। पी की वैल्यू हमने माना कितना है 3, तो 3 में 3 का गुणा करेंगे तो 9 और प्लस 2r, और r की वैल्यू 4 माना है और 4 का 2 गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो 9 और 8 17 की यूनिट की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 20 है तो 17 की कितनी हो जाएगी, 17 दूना के 34 यानी कि 340 अंश हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 धनात्मक पूर्णांकों का योग 55 है। यदि उनका महत्तम समापवर्त यानी कि HCF और लघुत्तम समापवर्त क्रमशः 5 और 120 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। तो मैं मान लेता हूं कि पहली धनात्मक संख्या है वो 5x है और दूसरी धनात्मक संख्या है वो 5y है। जहां पे x और जो y है ये को प्राइम है, यानी कि इनके बीच में एक के अलावा दूसरा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ऐसा इसलिए माना है क्योंकि यहाँ पे दिया है कि HCF कितना है 5 है, तो इस 5 के अकॉर्डिंग हमने संख्या मान ली है। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि इनका योग 55 है, तो इनका अगर योग हम निकालेंगे तो 5x + 5y ये किसके बराबर है, तो 55 के बराबर है।
तो यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो 11 × 5 = 55, 11 निकल के आ जाएगी। आगे कह रहा है कि उनका एलसीएम, तो अगर इन दोनों संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे तो 5 दोनों में है तो 5 हो जाएगा, और x और y दोनों को प्राइम है तो xy × 5 इसका एलसीएम निकल के आ जाएगा। ये किसके बराबर है, तो ये 120 के बराबर है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ कर रहा है कि इसके व्युत्क्रमों का योग, 5x का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/5x हो जाएगा, और प्लस 5y का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/5y। इसका योग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा x प्लस वाई और नीचे क्या हो जाएगा 5xy हो जाएगा। और इसी की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो x प्लस वाई की वैल्यू 11 निकल के आ गई है और 5xy की वैल्यू 120 निकल के आ गई है। तो 11/120 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि √3m² + 10m + 7 करने में 3 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इसको करने का जो तरीका होता है मैं बता चुका हूँ, मैं यहाँ पे डायरेक्ट करूँगा। तो जैसे √3 में 7 करने में 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 × 21 हो जाएगा, और 21 को 2 ऐसे भागों में तोड़ेंगे कि जोड़ने और घटाने पे इस 10 के बराबर हो जाए। तो क्या हो जाएगा, 7 और 3 हो जाएगा। और चूंकि ये बराबर के इधर है तो जब बराबर के उधर जाएगा तो 7 - 7 हो जाएगा, और जो 3 प्लस में है ये भी -3 हो जाएगा। अंतिम जो स्टेप करते हैं वो क्या करते हैं कि जो m² का कोफिशिएंट है जो कि √3 है, इससे दोनों में क्या करेंगे, हम लोग भाग कर देंगे। तो इधर भी √3 से भाग कर देंगे। तो देखिए 7/√3 माइनस में जो है इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 3 को लिख सकते हैं √3 × √3, चूँकि माइनस में है तो आगे माइनस लगा देंगे, और नीचे कितना है तो √3 है, √3 से √3 कट जाएगा यानी कि -√3 हो जाएगा। यानी इसका मूल पहला क्या हो जाएगा, -7/√3 हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा माइनस में, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार 2000 रुपये के अंकित मूल्य वाली वस्तु पर क्रमशः 20% और 15% की छूट देता है, उसके बाद वो किस मूल्य पर वस्तु बेचेगा। तो देखिए 2000 रुपये उसका मार्क प्राइस है, और 20% की छूट देने का मतलब क्या हो जाएगा, 4/5 यानी 80% की वैल्यू 4/5 होती है, और 15% की छूट का मतलब क्या हो जाएगा, 85/100 हो जाएगा। और बस इसी को सिंप्लीफाई करके वैल्यू आपसे पूछ रहा है जो कि सेलिंग प्राइस के बराबर होगा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से कट करेंगे तो 17 × 5 = 85 हो जाएगा। तो 17 × 4 = 68 होता है, 68 का दोगुना करेंगे तो 68 दूना के 136 होता है, और एक 0 है तो एक 0 लग जाएगा, यानी 1360 इसका क्या निकल के आ जाएगा, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 वर्ष पूर्व कृष्णा की आय उसकी पुत्री कविता से 4 गुना अधिक थी। तो अगर कृष्णा को के मानता हूँ, उसकी पुत्री डॉटर को डी मानता हूँ, जिसका नाम कविता है, तो कह रहा है कि 1 वर्ष पूर्व जो कृष्ण है वो 4 गुना है उसकी पुत्री से, यानी कि 4:1 इनका अनुपात है। ये 1 वर्ष पूर्व का है, तो ये इनकी क्या हो जाएगी, वर्तमान आयु हो जाएगी, और ये 1 वर्ष पूर्व का हो जाएगा। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि 6 वर्ष बाद कृष्णा की आय उसकी पुत्री से 12 वर्ष अधिक है। तो 6 वर्ष बाद, यानी यहाँ से 6 वर्ष बाद जो है इसकी पुत्री और इसके बीच में जो गैप है वो कितना है, तो 12 वर्ष का गैप है। तो मैं बता चुका हूँ आयु संबंधित प्रश्नों में कि जो बीच का जो गैप होता है वो उम्र बढ़ने के साथ वो कभी बदलता नहीं है। तो यानी कि यहाँ पे जो 4 और 1 के बीच गैप है जो कि 3 है, इस 3 की वैल्यू 12 के बराबर होनी चाहिए। तो 3 की वैल्यू 12 के बराबर है, तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल देंगे, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 4 के बराबर हो जाएगी। यानी कि कृष्णा की उम्र कितनी हो जाएगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 निकल के आ गई, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। और यहाँ से उसकी बेटी की उम्र कितनी हो जाएगी, तो वो 4 हो जाएगी। अब चूंकि ये 1 वर्ष पूर्व का है और पूछ आपसे रहा है कि कृष्णा और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु का अनुपात पूछ रहा है, तो अगर ये 1 वर्ष पूर्व अगर कृष्णा की आयु 16 है तो 1 वर्ष बाद इसकी उम्र कितनी हो जाएगी, 17 हो जाएगी। और इसकी पुत्री की आयु 1 वर्ष पूर्व अगर 4 है तो 1 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो 17:5 इनकी वर्तमान आयु का अनुपात निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 18 मीटर भुजा वाला एक घन दूध से पूरी तरह भरा हुआ है। दूध को 27 मीटर लंबाई, 7 मीटर ऊंचाई
वाले एक घनाभ में स्थानांतरित किया जाता है तो पूछा है कि घनाभ की चौड़ाई कितनी होगी। तो देखिए जो घन का आयतन होगा वो बराबर हो जाएगा घनाभ के आयतन के। तो हमें पता है कि घन का आयतन जो होता है वो भुजा का क्यूब यानी कि साइड का क्यूब होता है। इसकी साइड दिया है 18 मीटर, तो इसका क्यूब कर देंगे तो इससे घन का क्या निकल के आ जाएगा, आयतन निकल के आ जाएगा। और ये बराबर किसके होगा, तो घनाभ के आयतन के। तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, आपसे पूछ रहा है, और ऊंचाई दिया है 7। बस इसको सॉल्व करके बी की वैल्यू हम निकाल देंगे। 9 से विभाजित करेंगे तो 9 3 27 हो जाएगा, 9 दूना के 18 हो जाएगा, 3 से कट करेंगे तो 3 6 का 18 हो जाएगा, 18 दूना के 36, और 36 में 6 का गुणा यानी कि 6 का क्यूब, यानी 6 का क्यूब होता है 216, और इस 216 में 7 से भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा 7 3 21, 0 हो जाएगा, दशमलव 60 हो जाएगा, 7 8 56 यानी कि 30.8। इसका क्या निकल के आ जाएगा, इस घनाभ की चौड़ाई निकल के आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या का 5/4 उस संख्या के 3/4 से 6 अधिक है तो संख्या ज्ञात करिए। तो मैं संख्या मान लेता हूँ x, तो x का 5/4 मतलब कितना हो जाएगा, 5/4, और उसी का 3/4, 3/4 मतलब हो जाएगा 3/4, और इसके बीच का जो अंतर है वो कितना दिया है, तो वो दिया है 6 दिया है। तो इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल देंगे। तो ये देखिए 5x हो जाएगा और ये 3x हो जाएगा, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और हर समान है तो 4 उतर जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 6 के। 2 से कट करेंगे तो ये 3 बढ़ जाएगा, और x की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी, तो 4 में 3 का गुणा करेंगे तो 12 निकल के आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दी गई तालिका उन विद्यार्थियों, लड़कियों और लड़कों की संख्या को 1000 में दर्शाता है जिन्होंने दिए गए वर्षों के दौरान 4 अलग अलग स्थानों जे के एल और एम में मेरिट के आधार पर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय XYZ में प्रवेश किया है। तालिका का अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि 2017 में जे और एम में प्रवेश पाने वाले लड़कों की कुल संख्या। तो 2017 आपका ये है, और जे और एम, तो जे ये रहा, इसमें 10 दिया है, और एम में कितना है, तो 8 है। इनकी कुल संख्या का योग निकल के आ जाएगा, तो 10 में 8 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थान एम में प्रवेश पाने वाले लड़कियों की कुल संख्या के ठीक बराबर है। तो एम ये रहा, लड़कियों की संख्या ये रहा। देख लेता हूँ कि 18 किस में है, तो 18 ये दिखाई दे रहा है कि 2021 में है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2021 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पाइप ए पाइप बी से 3 गुना तेज है, दोनों पाइप मिलकर एक टैंक को 36 मिनट में भरते हैं। पाइप ए अकेले टैंक को भरने में कितना समय लेगा, ये आपको बताना है। तो दिया है आपको क्वेश्चन में कि ए और बी की इफिशियंसी का रेशियो दे दिया है आपको कि बी से 3 गुना तेज है, यानी कि बी का अगर 1 मैं मानता हूं तो ए की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 3, क्योंकि 3 गुना तेज है। दोनों मिलके, तो दोनों मिलेंगे तो 3 इफिशियंसी ए की है और बी की 1 है, तो दोनों मिलेंगे तो टोटल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, तो 4 हो जाएगी। इसे 4 एफिशिएंसी से 36 मिनट में भर देते हैं, तो 36 मिनट में भरेंगे तो ये टोटल कार्य हो जाएगा। अब इस टोटल कार्य को कराना किससे, तो पाइप ए से, और ए की एफिशिएंसी है 3, तो बस क्या करेंगे 3 से भाग कर देंगे। तो 3 से भाग करेंगे तो 3 कम 3, 3 गुना के 6, और 12 में 4 का गुणा करेंगे तो 48 क्या हो जाएगा, मिनट निकल के आ जाएगा। यानी ए अकेले टैंक को भरने में 48 मिनट का समय लेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व एक पुत्र अपने पिता की आयु का 1/8 है। तो मैं मान ले रहा हूँ कि ये फादर को F मान रहा हूँ और पुत्र यानी कि सन उसको S मान ले रहा हूँ। 10 वर्ष पूर्व एक पुत्र अपने पिता की आयु का 1/8 है, यानी कि अगर पिता की उम्र 8 है तो पुत्र की कितनी हो जाएगी, 1। ये क्या है, 10 वर्ष पूर्व का है, तो ये मैं मान ले रहा हूँ कि ये वर्तमान कुछ रही होगी। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि वह अपने पिता की वर्तमान आयु का 9/37 है, यानी कि पिता की अगर उम्र 37 है तो पुत्र की कितनी है, 9 है। तो आपसे पूछ रहा है कि पिता की वर्तमान आयु कितनी होगी। तो देखिए पिता की वर्तमान आयु ये दिया हुआ है, तो यानी कि जो भी आंसर होगा इससे 37 का मल्टीपल होगा,
और ऑप्शन में अगर ध्यान से देखें तो 37 से सिर्फ एक ही संख्या विभाजित हो सकती है 74, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं तो आप सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व भी कर सकते हैं। तो देखिए इन दोनों के बीच का जो गैप है वो बराबर होना चाहिए। तो 37 से 9 के बीच का गैप कितना है, तो 28 का गैप है। और यहाँ पे 8 और 1 के बीच में 7 का गैप है। तो इसको बराबर करने के लिए ऊपर वाले में 4 से गुणा कर देंगे। तो जैसे ही इसमें 4 से गुणा करेंगे तो नया अनुपात क्या निकल के आ जाएगा, तो 8 चौको 32 हो जाएगा और अनुपात 4 हो जाएगा। और प्रेजेंट वाला जो अनुपात है वो तो दिया है 37:9 है, यानी कि 4 से 9 होने में कितना बढ़ रहा है, तो ये 5 बढ़ रहा है। और इस 5 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी कितनी है, तो 10 वर्ष पूर्व का दिया है, यानी कि 10 दिया है। यानी यहाँ से ए की वैल्यू आपको निकल के आ गई 2। तो आपसे पूछ रहा था कि पिता के वर्तमान आए, तो पिता के वर्तमान 37 ना हो कि इसका दोगुना हो जाएगा, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 2 है, तो 37 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका दोगुना। तो 37 का दोगुना करेंगे तो 74 आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आपका करेक्ट आंसर 74 ही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 3 5 7 प्लस डॉट 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 21 का मान क्या होगा। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन करने का जो बेसिक तरीका ये है कि आप पदों की संख्या निकालें, फिर फॉर्मूला होता है समांतर श्रेणी का, आप उस फॉर्मूले पर रखें और टोटल योग निकालें। मैं आपको पहले बेसिक तरीका बता देता हूँ, फिर बताता हूँ कि आप एग्जाम में इसको कम समय में कैसे कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहले मुझे पदों की संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी। तो पदों की संख्या के लिए फॉर्मूला होता है कि अंतिम पद क्या है, 21 है। और प्रथम पद ए यानी कि 1 प्लस n-1, यानी कि पदों की संख्या अगर n है तो n-1 इंटू डी। डी क्या होता है, इनके बीच का गैप है। तो चूंकि सबके बीच का गैप 2 है तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यहाँ से n का मान निकाल देंगे, तो 21 में से 1 घटाएंगे तो ये 20 होगा, बराबर हो जाएगा n-1 इंटू किसके, 2 के बराबर हो जाएगा। इसे 2 से भाग करेंगे तो ये 10 बढ़ जाएगा, -1 जब इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से n की वैल्यू 11 निकल के आ गई। और जैसे ही n की वैल्यू निकल के आ गई, अगर आपको पहला और अंतिम पद दिया है तो सम निकालने के लिए फॉर्मूला होता है कि n/2 ब्रैकेट में होता है a प्लस एल। ए जो है वो पहला पद है, एल जो है वो अंतिम पद है। तो n की वैल्यू है 11, तो 11/2 और ब्रैकेट में हो जाएगा। a की वैल्यू 1 है, एल की वैल्यू 21 है। तो इन दोनों को जोड़ देंगे, तो 21 में 1 जोड़ेंगे तो 22। तो 11 गुणे 22 और बटा क्या हो जाएगा, 2। 2 से कट करेंगे तो ये 11 बढ़ जाएगा, और 11 में 11 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 121। इसका योग निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। ये तो बेसिक तरीका हुआ। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप इसका औसत निकाल लीजिए। तो मैं बता चुका हूँ कि अगर पदों के बीच में जो गैप है अगर वो इक्वल है, अगर वो बराबर है, तो औसत निकालने के लिए क्या करते हैं कि पहले पद को पकड़ेंगे और लास्ट वाले पद को दोनों को जोड़ के बटा 2 कर देंगे। यानी कि 21 में 1 जोड़ेंगे तो 22/2 यानी कि 11 आएगा। यानी जो भी आंसर होगा इस औसत से विभाजित होना चाहिए, यानी 11 का मल्टीपल होना चाहिए। और अगर चारों ऑप्शन को ध्यानपूर्वक चेक करें तो 11 से सिर्फ और सिर्फ 121 विभाजित हो सकता है, बाकी ऑप्शन 11 से विभाजित नहीं होंगे। तो आप इस तरीके से भी करेक्ट आंसर निकाल सकते थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए त्रिभुज ए बी सी का एक न्यून कोण है तो cos a माइनस साइन a प्लस 1 डिवाइडेड बाई cos a प्लस साइन a माइनस 1 किसके बराबर है, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसको आप बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत लेंदी जाएगा। तो इसको हम बेसिक तरीके से ना करके वैल्यू पुटिंग से करेंगे। तो देखिए हम यहाँ पे वैल्यू ऐसी मानेंगे जिससे ये क्या हो जाएगा, 0/0 का फॉर्म न बने, और जो भी ऑप्शन दिए हैं वो दो ऑप्शन एक दूसरे के बराबर न हो। तो देखिए अगर मैं 45 मानता हूँ तो सेक 45 और कोसेक 45 ये दोनों बराबर होते हैं, तो इस हिसाब से हमारे दो ऑप्शन बराबर हो जाएंगे, तो हम 45 अंश नहीं मानेंगे। और अगर हम 90 मानेंगे तो आपका कॉट 90 अंश डिफाइन नहीं हो पाएगा। तो इस कंडीशन में भी क्या हो जाएगा, आपका आंसर नहीं आएगा। तो 90 और 45 को छोड़ के और 0 को छोड़ के आप कोई भी वैल्यू मान सकते हैं। तो मैं मान लेता हूं कि थीटा की वैल्यू 30 अंश में मान लेता हूं। तो जैसे ही थीटा की वैल्यू 30 अंश मानूंगा तो इस ऊपर वाली की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो cos 30 अंश का मान होता है करनी में 3/2 और माइनस हो जाएगा sin 30 अंश का मान होता है 1/2 और प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, करनी में 3/2 प्लस हो जाएगा 1/2 माइनस 1 हो जाएगा। अब इस ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, करनी में 3/2 हो जाएगा और 1 में से 1/2 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा, बस यही चीज़ माइनस में हो जाएगी।
तो 3/2 माइनस 1/2 हो जाएगा। तो ऊपर क्या हो जाएगा कि कर्ण में 3 + 1 और डिवाइडेड बाई 2, और नीचे क्या हो जाएगा कर्ण में 3 - 1 डिवाइडेड बाई 2। इसे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। कर्ण में 3 - 1 का रेसिप्रोकल होता है कर्ण में 3 + 1, ऊपर और नीचे कर्ण में 3 + 1 से गुणा कर देंगे। तो ऊपर कर्ण में 3 + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 3 + 1 + 2 कर्ण में 3 हो जाएगा, और नीचे a² - b² हो जाएगा। तो कर्ण में 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। यानी ऊपर आ जाएगा 4 + 2 कर्ण में 3 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 3 में से 1 घटाएंगे तो 2, 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 2 + कर्ण में 3 हो जाएगा। यानी कि अगर थीटा की वैल्यू 30 अंश रखें तो आंसर क्या आना चाहिए, 2 + कर्ण में 3 आना चाहिए। तो हम रख के चेक कर लेते हैं। तो पहले वाले ऑप्शन में रखेंगे तो cot 30 अंश का मान होता है कर्ण में 3, और प्लस हो जाएगा sec 30 अंश का मान होता है 2/कर्ण में 3 हो जाएगा। तो ये उसके बराबर नहीं होगा 2 + कर्ण में 3, तो पहला वाला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा चेक कर लेंगे तो ये कर्ण में 3 हो जाएगा cot 30 अंश का मान, और कोसेक ए यानी कि कोसेक 30 अंश का मान कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ से इस वाली कंडीशन को दूसरा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आप इस तरीके से अन्य 2 ऑप्शन को भी चेक कर सकते हैं। तो चूंकि एग्जाम में अगर आपको एक ही ऑप्शन सही होता है, अगर आपको मिल गया तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर रेखाओं के एक युग्म को एक तिर्यक रेखा इस प्रकार प्रतिच्छेदित करती है कि कोण 1 और कोण 2 तिर्यक रेखा के एक ही और अंतः कोणों का एक युग्म बनाते हैं। यदि कोण 1 की जो वैल्यू है वो 35 अंश दिया है, तो आपसे पूछ रहा है कि कोण 2 का माप कितना होगा। मैं इस तरह के क्वेश्चन करा चुका हूँ। मैंने बताया कि अगर 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एक तरह के जो अंतः कोण होते हैं, यानी कि इस कोण और इस कोण का जो माप होता है वो 180 अंश से क्या होता है, बराबर होता है। तो देखिए अगर एक कोण अगर 35 अंश का दिया है तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा, 180 - 35 हो जाएगा, और 180 में से अगर 35 हम घटाएंगे तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 145 अंश निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी डेटा का माध्य 65 है और उसका बहुलक 23 है तो अनुभव जन्य सूत्र का उपयोग करके माध्यिका होगी। तो देखिए इसका जो सूत्र होता है ये होता है कि बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यिका -2 गुणे माध्य होता है। बस इसमें क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे। तो बहुलक आपको दिया है 23, तो 23 रख देंगे बहुलक की जगह पे, बराबर हो जाएगा 3 गुणे माध्यिका की वैल्यू आपसे पूछा है तो इसको मैं x मान लेता हूँ, -2 गुणे माध्य की वैल्यू कितनी है, तो माध्य की वैल्यू आपको दिया है क्वेश्चन में 65 दिया है, तो 65 दूना के 130 हो जाएगा, -130 इधर आएगा तो +130 हो जाएगा, और 130 में अगर 23 हम जोड़ देंगे तो 30 20 50 और 3 53, यानी कि 153 हो जाएगा। बराबर किसके हो जाएगा, तो 3x के बराबर हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो 153 में 3 से भाग कर देंगे तो 3 × 5 = 15, 3 × 1 = 3, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 51 हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। और x माना क्या है हमने, तो माध्यिका माना है, तो यहाँ से माध्यिका की वैल्यू 51 हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न तालिका 3 अलग अलग वर्षों 2019, 20, 21 में KLMN और O नामक 5 ऑटोमोबाइल कंपनियों द्वारा बेचे गए दोपहिया वाहनों की संख्या को दर्शाती है। तालिका का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। ये आपको कंपनी दिया है, KLMNO दिया है, और ये वर्ष दिया है आपको। आपसे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि सभी 3 वर्षों को मिलाकर कंपनी M की कुल बिक्री में वर्ष 2019 में हुई कंपनी M की बिक्री की प्रतिशत हिस्सेदारी कितनी है, ये आपको बताना है। तो ये रहा M की 3 वर्षों के दौरान इसकी बिक्री निकाल देंगे, तो इन तीनों को जोड़ देंगे। तो देखिए इस 5 को उठा के इस 35 पे कर देंगे तो ये 240 हो जाएगा, और 240 में 340 अगर जोड़ेंगे तो 3 2 5, यानी कि 580 हो जाएगा, और 580 में 700 जोड़ेंगे तो 7 5 1280 हो जाएगा। 1280 में अगर 60 जोड़ देंगे तो 1280 और 60 कितना हो जाएगा, 1340 हो जाएगा, यानी इनका योग कितना निकल के आ जाएगा, तो 1340 निकल के आ जाएगा। और इससे पूछ रहा है कि M की बिक्री का प्रतिशत पूछ रहा है किसमें, 2019 में। तो 2019 में कितना बिक्री हुआ है, तो 235 हुआ है। प्रतिशत पूछ रहा है तो 100 से क्या करेंगे, हम गुणा कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए
1340 का अगर हम 10% निकालें तो ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये 134 के बराबर हो जाएगा। 10% की वैल्यू 134 के बराबर हो जाएगी। तो 5% की अगर वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो इसका आधा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 छके 12 और 1 14, 2 सते 14। और इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो 7 4 11 हो जाएगा और 13 6 19 और 1 20, यानी 201 हो जाएगा किसकी वैल्यू, तो 15% की वैल्यू हो जाएगा। और ऊपर 235 दिया है। तो देखिए अगर 1% की वैल्यू हम निकालते हैं तो अगर ये 10% की वैल्यू अगर 134 है तो 1% की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, तो 13.4 निकल के आ जाएगी 1% की वैल्यू। तो देखिए 13 दूना के 26 और 13 39, अगर 3 बार करेंगे तो ये 35 से अधिक हो जा रहा है, क्योंकि 39 हो जा रहा है। तो हम 2 बार लेके जाएंगे, तो ये देखिए 15 तो पहले से है, यानी कि 2 से थोड़ा सा अधिक होगा, यानी 17 दशमलव समथिंग करके आना चाहिए। और 17 दशमलव समथिंग करके किस में दिया है, ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, 17.5% हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, ये आपको बताना है। तो हमें पता है कि गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 4πr² होता है। बस वैल्यू रख देंगे, तो 4 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होगी, तो 22/7 लेना है। r² r की वैल्यू दिया है 7, तो स्क्वायर मतलब 2 बार गुणा, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। तो 7 चौक 28, 28 दूना के होता है 56, 56 में 11 का गुणा कर देंगे। तो 11 का गुणा करना आसान होता है, 6 लिखेंगे, 6 5 11 हो जाएगा, 11 को 1 हो जाएगा, 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, यानी कि 616 क्या हो जाएगा, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x अनुपात y बराबर 7:3 है तो x² प्लस y² अनुपात x² माइनस y² का मान कितना होगा। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 7 रख दीजिए, जहाँ y है वहाँ 3 रख दीजिए। तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा, और प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। इसमें क्या करना है, अनुपात निकालना है। तो x का स्क्वायर यानी नीचे बस माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 49 और माइनस कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो देखिए ऊपर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 50 और 8 58 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा, तो 40 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 2 से कट करेंगे तो ये हो जाएगा 29 दूना का 58 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यानी 29:20 इनके बीच में अनुपात निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यापारी ने अपने सामान पर क्रय मूल्य से 26% अधिक अंकित किया, यानी अगर क्रय मूल्य इसका 100 है तो अंकित कितना किया है, तो इससे 26% अधिक, यानी 126 अंकित किया है। आगे कह रहा है कि फिर 13% की छूट देता है, तो 13% की छूट का मतलब कितना हो जाएगा, यानी कि 87/100 हो जाएगा। अब उसका रेट हो जाएगा, तो कह रहा है उसका लाभ प्रतिशत आपको निकालना है। तो बस इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, तो गुणा कर लेते हैं। तो 7 में 6 का गुणा करेंगे तो 7 6 के 42 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 7 दूना के 14 और 4 18 हो जाएगा। 8 में 6 का गुणा करेंगे तो 8 6 के 48 हो जाएगा। लास्ट के 2 डिजिट में चेक कर रहा हूँ, तो देखिए इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये 2 हो जाएगा, और 8 8 16, यानी कि लास्ट में 6 2 आना चाहिए, और लास्ट में 6 2 सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अदरवाइज आप इसका गुणा कर सकते हैं, और गुणा करके जब 100 से भाग करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा, ये इससे 9.62% अधिक होगा, यानी इसकी वैल्यू आपको आ जाएगी 109.62 आएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 100 से पूछ रहा है, तो 100 से कितना अधिक है, तो ये 9.62 है। परसेंटेज में पूछे तो बस 9.62% हो जाएगा, क्योंकि क्रय मूल्य हमने क्या माना है, 100 माना है। तो क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक द्विघात समीकरण का एक मूल अल्फा उसी समीकरण के दूसरे मूल का आधा है, तो देखिए अगर एक मूल अल्फा है जो कि आधा है दूसरे मूल का, तो दूसरा मूल क्या हो जाएगा, 2 अल्फा होगा, तभी तो इसका आधा अल्फा होगा। आगे कह रहा है तो द्विघात समीकरण ज्ञात करिए। तो देखिए दोनों मूल आपको मिल गए हैं, पहला मूल है अल्फा, दूसरा मूल है 2 अल्फा। जब द्विघात समीकरण के दोनों मूल ज्ञात हो तो द्विघात समीकरण निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x² माइनस मूलों का योगफल। मूलों का योगफल करेंगे तो 2 अल्फा और अल्फा कितने अल्फा हो जाएगा, 3 अल्फा इंटू एक्स हो जाएगा, और प्लस होता है मूलों का गुणनफल। तो इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो 2 में 1 का गुणा करेंगे 2, और अल्फा में अल्फा का गुणा करेंगे तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, बराबर किसके हो जाएगा, 0 के। यानी ये द्विघात समीकरण निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर 4 में ये दिया है, ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सरल कीजिए
आपको क्वेश्चन दिया कि ए स्क्वायर प्लस 9b² प्लस सी स्क्वायर माइनस 6ab प्लस 6bc माइनस 2ac ये किसके बराबर होगा। ठीक है, तो देखिए अगर हम क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखें तो ये देखिए सी स्क्वायर है, तो आंसर जो भी होगा उसमें सी होना चाहिए। तो देखिए इसमें 2c है, तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा, बाकी तीनों ऑप्शन हो सकते हैं। आगे हम देखते हैं, तो ये देखिए ए बी माइनस में है, तो ए बी माइनस में होना चाहिए, या तो ए माइनस में हो या तो बी माइनस में हो। तो दोनों में से देख लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे ए प्लस में है और बी माइनस में है, तो ये हो सकता है। यहाँ पे ए प्लस में है और बी भी प्लस में है, तो ये माइनस में कभी नहीं आएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। आगे देखिए कह रहा है कि बी और सी प्लस में होना चाहिए, तो बी और सी प्लस में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बी माइनस में है और सी प्लस में है, तो ये भी नहीं होगा। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 1, ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समान लंबाई की दो ट्रेनें समान दिशा में 56 मीटर प्रति सेकेंड और 46 मीटर प्रति सेकेंड की गति से समांतर पटरियों पर चल रही हैं। तेज ट्रेन धीमी ट्रेन को 26 सेकेंड में पार करती है, तो कह रहा है कि प्रत्येक ट्रेन की लंबाई कितनी होगी। तो चूंकि दोनों ट्रेन एक ही दिशा में चल रही हैं, तो इनकी जो नेट स्पीड होगी इन दोनों स्पीड के अंतर के बराबर होगी। तो 56 में से अगर 46 अगर हम घटाएंगे तो इनकी नेट स्पीड क्या निकल के आ जाएगी, 10 मीटर प्रति सेकेंड इसकी नेट स्पीड निकल के आ जाएगी। और इस स्पीड से कितने सेकेंड में पार कर रही है, 26 सेकेंड में। तो 10 मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से 26 सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगी, तो ये तय करेगी 260 मीटर की दूरी तय करेगी। और ये जो दूरी तय कर रही है उन दोनों ट्रेन की लंबाई के योगफल के बराबर होगी। और चूंकि दोनों समान लंबाई की ट्रेनें हैं, तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई अगर निकालनी है तो बस क्या करेंगे, 260 में 2 से भाग कर देंगे। तो 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 130 मीटर हो जाएगा। यानी प्रत्येक ट्रेन की लंबाई 130 मीटर होगी, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मोहन को पहले वर्ष में अपनी बिक्री राशि में 12% की वृद्धि और दूसरे वर्ष में 15% की वृद्धि प्राप्त हुई। इसके साथ ही उसकी वर्तमान बिक्री 1,28,800 रुपये है। तो कह रहा है कि 2 वर्ष पहले उसकी बिक्री कितनी थी। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि मान लेते हैं 2 वर्ष पहले उसकी बिक्री एक्स थी, तो कह रहा है कि पहले उसमें 12% की वृद्धि, 12% की वृद्धि मतलब 112/100। अगले वर्ष कह रहा है कि 15% की वृद्धि, 15% की वृद्धि मतलब 115/100। और ये बराबर किसके हो रहा है, तो ये 1,28 और 800 के क्या है, बराबर है। तो यहाँ से x की वैल्यू हम निकाल देंगे। तो देखिए x की वैल्यू निकालने के लिए काफ़ी गुणा भाग करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि डिजिट सम अप्लाई करके देखते हैं कि क्या हमारा आंसर निकल सकता है। तो देखिए x की वैल्यू अगर हम निकालनी है तो क्या हो जाएगा, इसका डिजिट सम, इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से, पहले लिख देता हूँ फिर अप्लाई करता हूँ। 1,28,800 और गुणे कितना हो जाएगा, 100 गुणे 100 हो जाएगा। और नीचे कितना हो जाएगा, तो नीचे हो जाएगा 112 और गुणे 115 हो जाएगा। तो देखिए अंश का डिजिट सम कितना होगा, तो देखिए 8 2 10 और 8 1 9 19 हो जाएगा। 19 का डिजिट सम होता है 1, तो 1 गुणे 1 गुणे 1 यानी कि ऊपर का डिजिट सम क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नीचे का देख लेते हैं, तो 2 1 3 1 4 हो जाएगा। और इसका कितना हो जाएगा, तो 5 1 6 1 7 हो जाएगा। और 7 में 4 का गुणा करेंगे तो 28, 28 का डिजिट सम कितना हो जाएगा, 8 2 10 यानी 1 हो जाएगा। यानी जो भी आंसर आएगा उसका डिजिट सम 1 आना चाहिए। तो हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो पहले का 5 1 6 है तो ये नहीं होगा। दूसरे का 5 2 7 और 1 8 है तो ये भी नहीं होगा। तीसरे का 7 5 12 13 13 13 का डिजिट सम होता है 4, तो ये भी नहीं होगा। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 4, ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1083 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसे किस सबसे छोटी पूर्ण संख्या से गुणा करना पड़ेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपसे पूछे तो आप सीधे सीधे क्या करेंगे कि इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल देंगे। तो अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, तो ये 3 से पहले विभाजित करते हैं इसको, तो 3 3 9 हो जाएगा, 1 18, 3 6 18, 3 कम 3। और हमें पता है कि 361 जो होता है वो 19 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ तो पूर्ण वर्ग बन गया, लेकिन इस 3 का पेयर नहीं बन पा रहा है। तो कह रहा है गुणा करने के लिए बोल रहा है, तो अगर इस 3 से अगर हम गुणा कर दें तो इससे 3 का पेयर बन जाएगा। तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 3 निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है कि 2/3 प्लस 1/1 प्लस 4/5 माइनस 5/6 का मान कितना होगा। तो पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 5 एकम में 5 और 4 9/5 हो जाएगा। ये 5 ऊपर चला जाएगा, तो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगी कि 2/3
और प्लस हो जाएगा ये 5/9 हो जाएगा और माइनस हो जाएगा 5/6 हो जाएगा। इन सब का एलसीएम ले लेंगे तो 18 होगा। इन सब का एलसीएम 3 से करेंगे तो 3 6 बार जाएगा, 6 का 2 में गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा, प्लस 9 दूना के 18, 5 दूना के 10 हो जाएगा और माइनस 6 तें 18, 5 तें 15 हो जाएगा। तो 10 में 12 जोड़ेंगे तो 22 और 22 में से 15 घटाएंगे तो 5 2 7 हो जाएगा, यानी 7/18 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिया गया बारंबारता बंटन एक इलाके के 60 उपभोक्ताओं की मासिक विद्युत खपत को दर्शाता है। इन आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करिए। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का जो बेसिक तरीका होता है वो क्या करता है कि पहले वाले को पहले आप रखिए, फिर बाद में जोड़ते जाइए अगले वाले से। तो 6 में 8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 14, फिर 14 में 15 जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा, फिर 29 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, और 49 में 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या निकल के आ गई, तो 60 निकल के आ गई। अब माध्यिका निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि L प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस CF होता है और डिवाइडेड बाई F इंटू क्या होता है, H होता है। ये माध्यिका निकालने का फॉर्मूला होता है और बस इसी फॉर्मूले पे हम वैल्यू रख देंगे। तो देखिए L जो होता है वो क्या होता है कि ये जितनी n की वैल्यू आई है इसका हम आधा करेंगे। तो जब आधा करेंगे तो ये 30 होगा, यानी n/2 की वैल्यू क्या निकल के आ गई यहाँ से, तो n/2 की वैल्यू 30 निकल के आ गई। अब ये 30 पड़ेगा किस में, तो देखिए 29 तक तो यहाँ तक हो गया। अब 30 पड़ेगा इस 49 में, तो इस 49 की ये जो इंटरवल है ये क्या हो जाएगा, ये मीडियन क्लास हो जाएगा। और बस इसी से रिलेटेड जो भी वैल्यू है उसको रखते जाएंगे फार्मूले में, हमारी माध्यिका निकल के आ जाएगी। तो वैल्यू रखते हैं, तो L क्या हो जाएगा, इसकी लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट क्या है 80 है तो 80 रख देंगे, प्लस ब्रैकेट में n/2 की वैल्यू क्या हुई, तो 30 हो गई, माइनस CF क्या करते हैं कि जिस इंटरवल को हमने लिया है उसके ऊपर की जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो CF की वैल्यू है यहाँ पे। तो 29 है तो क्या हो जाएगा, CF की वैल्यू 29 हो जाएगी, डिवाइडेड बाई F, इस पर्टिकुलर इंटरवल की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 20 है तो 20 हो जाएगा, इंटू H क्या है, इस इंटरवल के बीच का गैप है, तो सबके बीच का गैप कितना है, 10 का है, तो H की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10। बस इसको सॉल्व कर देंगे, तो 10 से कट करेंगे तो ये 2 बार जाएगा, ऊपर 1 बचेगा, 1/2 की वैल्यू होती है 10.5, तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 80.5 हो जाएगा। तो माध्यिका क्या हो जाएगी, 80.5, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो बैंक ए और बी क्रमशः 4.5% और 5.5% प्रति वर्ष की दर से ऋण देते हैं। रमेश ने प्रत्येक बैंक में 2 लाख रुपए उधार दिए। 2 वर्षों के बाद रमेश द्वारा दोनों बैंकों को दिए गए साधारण ब्याज की राशि में धनात्मक अंतर ज्ञात करिए। ये इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए 4.5% ए को दिया है और बी को 5.5% दिया है और राशि चूंकि सेम है तो इनके रेट के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, तो 5.5 में से 4.5 घटा देंगे, यानी 1% आ जाएगा 1 साल का इनके रेट में अंतर। तो 2 साल का कितना हो जाएगा, तो 2% हो जाएगा। तो बस क्या करेंगे, हम अंतर निकालना है तो 2 लाख का क्या कर देंगे, हम 2% निकाल देंगे, यही अंतर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 4 और 3 जीरो इसके साथ लग जाएगा, यानी 4000 इनके साधारण ब्याज में अंतर निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। तो इस तरीके से 25 अगस्त 2022 को जो आरआरसी ग्रुप डी का पेपर हुआ था उसमें क्वांट के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन हमने एक एक करके सॉल्व कर लिए। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, नहीं अच्छी लगी है तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले पेपर में अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और बाय।